सतर्क बनाने से हमारे फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव को ये जो हमारा शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का थीम है वो सचमुच में कारगर हो पाएगा। सब लोग जितने भी हमारे सहयोगी हैं, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि पॉलिसी के नाम पर अपने आप को रोकिए मत। आप प्रोएक्टिव होकर काम कीजिए और अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, प्लांट के हित में है, तो कोई भी नियम कानून नहीं बना है जो आपको पनिशमेंट दिला सकता है। सवाल है कि नॉर्मली विजिलेंस को लोग प्यूनिटिव एंगल से ज़्यादा देखते हैं कि विजिलेंस मतलब हमेशा कुछ ना कुछ प्यूनिटिव एक्शन लेगा या रिकमेंड करेगा। जो विजिलेंस क्वेश्चन जो रेज करता है, हमने महसूस किया है कि भाई इसका जवाब हमारे प्रपोजल में क्यों नहीं था। आप उसको ऑफेंस के रूप में मत लीजिए। प्रिवेंटिव या फाइल स्क्रूटनी के रूप में जो भी क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसको हम बैकग्राउंड में रख के अगर अवेयरनेस हम लोग का डेवलप हो जाएगा, ये सब जो समस्याएं हैं वो खुद ब खुद समाप्त होते चली जाएगी। कोई क्वेश्चन आपके अस्मिता पर या आपके इज्जत पर प्रहार नहीं है, वो आपके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है, आपके नॉलेज बेस को इनरिच करने के लिए है। घोड़ा को देखिएगा कि बांध देगा एकदम दोनों तरफ से, एकदम स्ट्रेट दौड़ते रहता है। तो हम लोग के पास पीआर आ जाता है तो हम लोग दौड़ने लगते हैं पीओ प्लेस करने के लिए। बाएं दाएं में जो कुछ हो सकता है कि छूट जाए, तो स्क्रूटनी होने से क्या होगा कि वो सब पता चलते रहेगा और प्रिवेंटिव विजिलेंस आपका काम करते रहेगा। आगे आने वाले फाइल में वो सब गलतियां आपको नहीं मिलेंगी। नमस्कार, द विजिलेंट माइंड पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं रंजन भारती, आपका होस्ट। इस सीरीज़ में हम बात करते हैं विजिलेंस के उन विषयों पे। इस बार का विषय है हमारा विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके क्या मायने हैं, इसको समझते हैं हम इस सीरीज़ में, जिसके लिए हम आमंत्रित करते हैं राउरकेला स्टील प्लांट के टॉप लीडरशिप को और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन विषयों को हम जन तक पहुंचाएं, हमारे सारे एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाएं, कैसे उनको एम्पावर करें ताकि वो भी हमारे इस थीम के साथ अलाइन हो। मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच इस विषय पर चर्चा करने के लिए राउरकेला स्टील प्लांट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मटेरियल्स मैनेजमेंट माननीय श्री अनिल कुमार सर हमारे बीच उपस्थित हैं। सर नमस्कार, स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सीरीज़ में सर हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर जैसा कि हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस बार का थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस कंसेप्ट को सर समझने में हमें और हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए। सर प्रथम मैं राउरकेला इस्पात संयंत्र के सतर्कता विभाग को और आरएसपी टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक के दौरान उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और विशेष करके हमको कुछ अपना विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया है। इसके लिए दोनों विजिलेंस विभाग और आरएसपी टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी, जैसा कि आपने कहा कि अभी जो हमारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो चल रहा है, इसका थीम है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शेयर्ड मतलब हुआ बांटना और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हुआ उत्तरदायित्व जी, अगर हिंदी में हम कहें तो। हमारा एक एक एम्प्लॉय इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस उत्तरदायित्व से बंधा हुआ है और अगर विजिलेंट से विजिलेंस बनता है और अगर इस जितना भी, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता है कि क्या करप्शन है, कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, ये सब हम लोगों को जानकारी है। थोड़ा सा हम सतर्क रहें तो उससे हमारा सतर्कता विभाग का काम आसान हो जाएगा। जितने भी कंप्लेन हैं वो कम हो जाएंगे और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विजिलेंस की, वो सारे एम्प्लॉय में बढ़ जाएगी और फिर जितना भी आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा प्लांट के लिए भी और हमारे जितने भी इससे जुड़े हुए विभाग हैं सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए ये जो लिया गया है थीम, मैं सीबीसी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और अपना जो विजिलेंस सीबीओ है सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत ही समयाचीन सब्जेक्ट है और इस पर कारगर ढंग से
इसको लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, जिससे हमारा काम आगे आसान हो जाएगा। धन्यवाद सर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर कि इस थीम को हर एक एम्प्लॉय तक पहुंचाएं, जैसा कि आपने मार्गदर्शन दिया अभी सर। सर थोड़ा सा समझना चाहेंगे सर हम लोग कि ये जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का थीम है, अगर हर आदमी शेयर कर ले, विजिलेंस को अपना भी दायित्व समझ ले, तो कैसे ये हमारे बीच जो सुचिता है, जो एथिक्स है, इसको और एफिशिएंसी को कैसे हमारा बढ़ा देगा ये मैं तो एमएम डिपार्टमेंट से हूँ और पिछले 35 वर्षों से एमएम डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और आपने जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, मुख्यतः 3 तथ्य आते हैं। हमारा जो कमर्शियल रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, अगर इस 3 तथ्य पे अगर ध्यान दिया जाएगा, पहला है स्पीड। कोई भी फाइल अगर आपके पास आता है, उसको आप जो टाइम लिमिट दिया हुआ है उसके अंदर उसमें अपना मंतव्य देके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उस काम को करने का टाइम लिमिट में प्रयास होना चाहिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका सही कारण भी साथ में रहना चाहिए। दूसरा है एक्यूरेसी। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी, चूँकि हम लोग फाइनेंस में डील करते हैं, एक एक हमारा जो एस्पेक्ट है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। हमारा डिसीजन करोड़ों का फ़ायदा भी पहुंचा सकता है, लाखों का घाटा भी पहुंचा सकता है। तो एक्यूरेसी हमारे डिसीजन मेकिंग का मस्ट है, और अगर उसमें हम फेल करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा इशू आगे चल के बन सकता है। और तीसरा जो चीज़ है वो है ट्रांसपेरेंसी। सब जो कि ये विजिलेंस कहाँ से उत्पन्न होता है, अगर कुछ हम छुप छुपा के कर लेते हैं, गुप्त ढंग से कर लेते हैं, तो लोगों के मन में शक पैदा हो जाएगा कि भाई ये तो छुप के कर रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट मैनर में हम करते हैं, अगर सब लोगों के सामने हम जो डिसीजन ले रहे हैं सब लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर है, हाँ भाई ये प्रोसीजर है, उसके तहत इन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी और आप सही ढंग से काम कर पाएंगे। और विजिलेंस डिपार्टमेंट भी हमारा जो कंप्लेन का बोझ है वो कम होते चला जाएगा। यही मेन 3 चीज़ है जिस पर कि ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और है, जो प्रपोजल हम लोग बनाते हैं, तो प्रपोजल सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, किसी को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए क्वेश्चन खड़ा करता है कि आपने ए को क्यों ऑर्डर दे दिया, प्राइस तो आपका 65% हाई था, फिर भी इस तरह के कंप्लेन आते हैं कि भाई इतना हाई प्राइस पे भी इन्होंने ऑर्डर दे दिया। तो उस जो ऑर्डर दिया गया उस किस परिस्थिति में दिया गया, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, हमारा प्रोसीजर कैसे फॉलो किया गया है, ये सब। जैसा कि देखिए बार बार विजिलेंस से भी सर्कुलर निकलता है, हमारा अपना भी इंटरनल सर्कुलर निकलता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो डीओपी के किस क्लॉज के तहत डिसीजन लिया है, वो भी आप प्रपोजल में मेंशन कीजिए। लेकिन ऑर्डर निकलता है, कुछ दिन लोग फॉलो करते हैं, फिर बीच में भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत ही सही है, और अगर इस ढंग से अगर हम लोग काम करेंगे तो विजिलेंस का सचमुच में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब हम लोगों के बीच में शेयर हो जाएगा जी। जैसे जेम में हम लोग काम कर रहे हैं अभी, तो जेम का क्या है, जेम में जैसे हम लोगों ने इंक्वायरी दिया, ऑफ़र आया, तो किसका किसका ऑफ़र आया है वो सबको पता चलता है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। फिर उसके बाद हम लोग टेक्नो कमर्शियल सूटेबिलिटी उसमें देते हैं। जब हम लोग टिक मार्क करते हैं कमर्शियल, टेक्नो कमर्शियल सूटेबिलिटी, तो फिर जितने भी वेंडर पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको पता चलता है कि भाई किसका ऑफ़र टेक्निकली सूटेबल है और किसका ऑफ़र रिजेक्ट हो गया और किस कारण से रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर 48 आवर्स का उसमें टाइम लिमिट है जी। प्राइस बिड आपका ओपन नहीं होगा। जिसका ऑफ़र रिजेक्ट हुआ है वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि भाई आपने मेरा ऑफ़र क्यों रिजेक्ट किया, आपका ये क्राइटेरिया था, हमने उसको उसके लिए ये डॉक्यूमेंट दिए हैं, फिर आपने मेरा ऑफ़र क्यों रिजेक्ट कर दिया। उसका अगर कोई क्वेश्चन खड़ा करता है तो फिर से हमारी कमेटी बैठेगी, फिर से उसके द्वारा उठाए हुए मुद्दे पर फिर से एग्जामिन करेगी उसको, और अगर उसका मुद्दा सही है तो उसको फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर गलत है तो फिर हम
बता देंगे कि भाई आपका जो मुद्दा है वो सही नहीं है और आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया, इसलिए आपका ऑफर रिजेक्ट हुआ है, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए कैसे शेयर हो रहा है, वो जो मुद्दा उठ रहा है वहीं पे क्लोज हो जा रहा है जी। तो इसलिए अगर इस तरह से ट्रांसपेरेंट मैनर में हम लोग काम करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सचमुच में ये जो सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। जैसे हमारा विजिलेंस का ये हमारा जो पीसीपी है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या परचेज के लिए पीसीपी हमारा बाइबल है, उसका डिविएशन हम कर नहीं सकते हैं। डिविएशन का भी एक प्रोसीजर दिया हुआ है, कैसे डिविएशन कर सकते हैं। तो पीसीपी में का अगर हम फॉलो करते हैं एग्जैक्ट, पीसीपी कहीं भी हमको कोई काम करने से रोकता नहीं है। नया नया में जब 2000 में पीसीपी आया था तो आप लोगों को जो भी जितने भी पुराने लोग होंगे याद होगा उनको कि पहले हम लोग किसी से भी निगोशिएशन कर सकते थे। जी। प्राइस बिड ओपन हुआ और मान लीजिए L1 A है, L3 B है और हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू मान लीजिए 100 रुपीज़ है। L1 ने 110 कोट किया, L3 ने 150 कोट किया, और ये तो हमको पता है। अब हमने L1 को नहीं बताया, L3 को बता दिया कि भाई हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू 100 रुपीज़ है, और सबसे निगोशिएशन कर लिया, सबको कहा कि भाई आप अपना रिवाइज ऑफर दे दीजिए। अब जो 150 कोट किया था वो 100 कोट कर सकता है। तो उस समय शक का एक जो शुरू हो जाता था, कंप्लेन का, वहीं से स्टार्ट हो गया कंप्लेन। दूसरा चीज़ क्या था, अभी क्या है कि हम L1 से ही निगोशिएट करेंगे। तो जो मेन कर था, जो हम किसी को प्रेरित करता था कि भाई आप थोड़ा सा मिलजुल के कर लीजिए, उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वो आप उस लाइन को आप क्रॉस कर ही नहीं सकते। एक और जो आ गया जैसे कि लास्ट सप्लायर है। पहले क्या था कि आप किसी को भी चूज करके आप इंक्वायरी, एक कमेटी रहती थी, वो कमेटी रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे कुछ लेना देना नहीं है, कमेटी ने रिकमेंड कर दिया कि भाई इनको इंक्वायरी दिया जाए। अच्छा, उतना पहले ये डाटाबेस भी हमारा ऑनलाइन उतना अवेलेबल नहीं था। अभी क्या है कि आप लास्ट सप्लायर को आप डिबार नहीं कर सकते अनलेस अनटिल कि कोई उसका क्वालिटी का कंप्लेन हो, कोई डिलीवरी का उसका फॉल्ट हो। अदरवाइज आपको लास्ट सप्लायर को कंसीडर करना ही करना है। तो ये सारे जो प्रोसीजर हैं वो हमको हेल्प करने के लिए हैं, और लोगों के मन में जो शंका उत्पन्न हो जाती है उसको जड़ से समाप्त करने के लिए है, और हम लोग फ्री होके ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर सकें, प्लांट की उन्नति में हाथ बटा सकें, इसके लिए है। और इससे सचमुच में आज के दिनों में आप भी महसूस कर रहे होइएगा, इसके चलते विजिलेंस में कंप्लेन बहुत कम हो गया होगा। पहले जो अनाप शनाप कंप्लेन आता था, अब बहुत कम कंप्लेन हो गया होगा, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले में। जो प्रोसीजरल मेन क्या होता है कि अगर कंप्लेन अधिक आएगा तो आप उसी में लगे रहिएगा, उसका भी ढेर सारा है, सीबीसी तक जाना पड़ता है किसी किसी कंप्लेन में, कहीं कहीं सीबीआई भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो जो मेन जो मुद्दा है कि सिस्टम डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, नया नया चीज़ जो आ रहा है प्रॉब्लम, उसको भी सिस्टम में इंकॉर्पोरेट करके उसको हम, चूँकि इतना फास्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है अभी, जैसे कि एआई आ गया है। आप एआई से अभी आप जैसे कि न्यूज़ में भी देख रहे होंगे या पेपर वगैरह में भी निकलता है, एआई का यूज करके लोग अर्थ का अनर्थ कर रहा है जी। और हमारे सेल में एआई के लिए एक अलग से टीम बनी है कि जो भी हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है या वेंडर सिलेक्शन है, या समझ लीजिए कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे बनाते हैं, हमारा जो गाइडलाइन है कि 2 साल के अंदर अगर एलपीपी है तो वो बेसिस हमारा रहेगा। और उसमें है कि अगर साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो गया, अचानक प्राइस बढ़ गया या कुछ हो गया, तो वो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं,
हमको पता है कि लोहा का प्राइस घट के 90,000 से घट के 45,000 आ गया, हम जानते हैं। लेकिन जब हम एस्टिमेट बनाएंगे तो लोहा का प्राइस जो 90,000 था उसी का एस्टिमेट बनाएंगे। होना क्या चाहिए कि भाई उसी के अनुरूप आप थोड़ा सा उसको कम कर दीजिए। इसी तरह से अगर बढ़ जाता है प्राइस, ये सब तो हम लोग जितना मैक्सिमम स्पेयर्स खरीदते हैं, बड़ा बड़ा जितना भी मशीन आता है, सब तो लोहा का ही बना हुआ है। उसी तरह से अगर बढ़ गया तो उसी प्रोपोर्शन में एस्टिमेट को बढ़ाने का भी प्रावधान हमारे यहाँ दिया हुआ है। उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। अभी जैसे निगोशिएशन की बात हो रही है, अभी एक हम लोगों के यहाँ से आया था लेटर CBO साहब के यहाँ से कि भाई इतना निगोशिएशन हम लोग कर रहे हैं, इतना समय लग जा रहा है, लेकिन जो मॉनेटरी जो गेन है वो बहुत कम है। जितना एफर्ट लगा रहे हैं उतना कुछ लोगों के मन में ये भी शक होता है कि भाई परचेजर सप्लायर से मिलके निगोशिएशन को फ्रूटफुल होने नहीं देता है। तो ये सब भ्रांति को कम करने के लिए, ये जो शक है इसको समूल समाप्त करने के लिए अभी एक जो अभी आने वाला है कि भाई निगोशिएशन को आप कम से कम करेंगे। अगर करेंगे तो 1 या 2 बार करेंगे। अगर 1 या 2 बार भी करेंगे तो 15 दिन के अंदर में निपटा के आपको डिसीजन ले लेना है जी, उसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। तो ये सब आने से सचमुच में बहुत ही प्रोसीजर हमारा हल्का हो जाएगा, सिस्टम क्लीन हो जाएगा और हमारा जो वर्किंग है वो फास्टर हो जाएगा। और विजिलेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंप्लेन है या जो लोगों के मन में शक है, वो सब कम होते चला जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा प्लांट के हित में लगने के लिए बढ़ते चला जाएगा। इससे ये फ़ायदा है। जी सर, धन्यवाद सर। आपने सही कहा सर। एक्चुअली विजिलेंस बोलने से ही एक अलग डिपार्टमेंट और कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात ध्यान में आती है, जबकि इसका थीम ही है कि हर आदमी अपने अपने डोमेन में अपनी जगह पे विजिलेंस ऑफिसर है। तो इसको जब समझ लेंगे हम, तो जैसा आपने सही कहा सर, तो इसी को सर आगे बढ़ाते हुए एक जो सर आपका फ्रंट लाइन मैनेजर है, जो मैनेजिंग ऑफिसर है, जो रोज़ के काम को कर रहा है, कि अगर इन बातों को अगर फॉलो करे तो ये उसके ही फायदे की बात है। ये इस पे थोड़ा सा सर आप विचार डालें सर। ये जो हमारा फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव है, आप तो हम लोग तो जान ही रहे हैं कि अभी भी मैन पावर जो हम लोगों का है वो 2000 के समय में जो मैन पावर था उसका 1/3 हो गया। और जो हमारा जो फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव है उसका भी रोल सुपरवाइजरी हो गया। तो जो भी नए लड़के ज्वाइन करते हैं, तो पहले क्या होता था कि पहले जो 3 महीने का ट्रेनिंग होता था उसमें विजिलेंस पे भी 2 दिन का फुल, हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो 2 दिन का पूरा सिंपल सा एक चीज़ है कि हमारा जो CDA रूल है, एक सिंपल सा हम बता रहे हैं, अगर आपको छुट्टी पे जाना है तो आपको छुट्टी सैंक्शन करा के जाना है। आउट ऑफ स्टेशन अगर जाना है तो आपको ये भी मेंशन करके जाना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हम रहेंगे छुट्टी के दौरान, ये सब बता के जाना है। तो जो बच्चे अभी नए नए ज्वाइन कर रहे हैं वो तो सीधे पढ़ने के उनका कंप्लीट होता है, कंपटीशन में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह का एक इंडक्शन के समय ही इस तरह का एक उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर हो जाए, इन डेप्थ पूरा इन डिटेल उनको बताया जाए कि भाई ये करने से ये हो सकता है। अगर सिंपल चले गए, मान लीजिए बिना छुट्टी लिए हुए कोई आउट ऑफ स्टेशन चले गए, कुछ अनहोनी हो गया, तो फिर कोई उनको हेल्प नहीं कर सकता जी। उसी तरह से MM में, मटेरियल्स मैनेजमेंट में जो भी नए एग्जीक्यूटिव आते हैं, पर्सनली मैं जहाँ भी रहा हूँ, मेरा अभी भी 2 दिन पहले 5 जो अभी MTT के एक्सटेंशन बैच के लोग हमारे यहाँ आए थे, तो 2 दिन का फुल हमने उनको MM का ट्रेनिंग उनको दिलवाया। जो हमारे यहाँ जो पुराने लोग हैं उनसे अपने कॉन्फ्रेंस रूम में वेंडर सिलेक्शन से लेके ऑर्डर प्लेसमेंट और ऑर्डर अमेंडमेंट,
डिलीवरी का हो या रिस्क परचेज एक्शन हो, सब एक एक चीज़ उनको बताया गया और साथ में ये भी बताया गया कि ये नहीं करने से क्या हो सकता है। देखिए, अगर कोई भी इंसिडेंट होता है फाइल में, अगर वो हमको पहले पता चल जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ गैप हो गया, जैसे मान लीजिए कि अप्रूवल लेना है सीजीएम का, ईडी का, एज पर डीओपी, उन्होंने अप्रूवल में मार्क कर दिया कि भाई सीजीएम का अप्रूवल कर दिया, और मान लीजिए किसी कारण से हो गया, तो अगर गलती तो सबसे हो सकती है, लेकिन अगर किसी भी क्षण आपको पता चलता है तो आप उसको छुपाइए मत, उसको तुरंत अपने बॉसेस को आप खबर कीजिए कि भाई ये गलती हमसे हो गई है, इसका हमको पुनः फिर से प्रस्तुत हम करना चाहते हैं डीओपी, ये प्रपोजल अपना, उसको पोस्ट फैक्टो बेसिस पर ही आप हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए, ये आप इमीडिएट एक्शन ले लीजिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो अगर फाइल वो मान लीजिए किसी कारण से विजिलेंस के पास स्क्रूटनी में चला गया, तो डीओपी नहीं फॉलो करने का जो कंसिक्वेंसेज है उसमें आपको मेजर पनिशमेंट भी हो सकता है। तो ये सब जो हमारे जो फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव हैं, इस तरह से उनको जागरूक हम लोग करते हैं और उनके लिए हम लोग मस्ट किए हुए हैं कि जो मस्ट तो सबके लिए है, लेकिन उन पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि आप लोग अभी तो क्या है ना कि अभी सारी जगह ऑलमोस्ट हमको लगता है कि हर एक प्लांट में, यहाँ भी हम लोगों ने 1 अप्रैल 2024 से पेपरलेस सिस्टम कर दिया है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। तो उसको फॉलो करने से और पूरी तरह से उनको विजिलेंट अवेयर करने से, सतर्क बनाने से हमारे फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव को ये जो हमारा शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का थीम है वो सचमुच में कारगर हो पाएगा जी। और वो काम हर एक लेवल में जहाँ भी है, वर्क्स में भी जो प्लानिंग इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव्स हैं, इवन प्रोजेक्ट में, सबको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर संभव हो इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक के दौरान हो या ना हो, लेकिन उसके बाद भी कम से कम जितने भी हमारे 3 दिन का प्रोग्राम बनाइए, एक दिन प्रोजेक्ट के लिए बनाइए, एक दिन प्लानिंग एग्जीक्यूटिव के लिए बनाइए और एक दिन परचेज फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव के लिए भी बनाइए, सो दैट कि उनको फिर से एक बार हर एक चीज़ रिन्यूअल हो जाए। और नए नए जो कंसेप्ट आते रहते हैं, नए नए ऑफिस ऑर्डर आते हैं और गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन नया नया आते रहता है, तो वो सबसे वो लोग अवेयर हो जाएंगे और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर होते चला जाएगा। जी सर, बिल्कुल सर, जैसा कि आपने गाइडेंस दिया है, हम लोग तो बहुत सारे प्रोग्राम करते भी हैं और इस वीक में भी रखा हुआ है और आगे भी हम सर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से अवेयर हो जाएं सर। सर कई बार क्या अमूमन हम लोग जो है, जैसे कोई एम्प्लॉई अच्छा करता है तो कई बार उसका श्रेय उनके परिवार को, उनकी फैमिली को भी देते हैं। इसी तरह से सर एक एम्प्लॉई का जो कंडक्ट है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उसमें उसकी फैमिली का भी योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। ये सवाल सचमुच में आपने जो किया है ये बहुत ही उपयुक्त है। जड़ हमारा कहाँ है? आदमी का जो विकास जो होता है तो फैमिली से आदमी का चरित्र बनता है और चरित्र अगर पवित्र होगा, उज्जवल होगा, तो जैसे देखिए सिंपल सा बता रहे हैं, हम लोग हैं 10 जून 1991 को हमने ज्वाइन किया। ऐसा नहीं है कि विजिलेंस से हमारा पाला नहीं पड़ा, पाला पड़ा, 2-3 बार पाला पड़ा, लेकिन हमारा जो कंडक्ट रहा तो लोगों ने महसूस किया कि भाई इसका जो कंडक्ट है पवित्र रहा, इसका उद्देश्य पवित्र रहा है। तो ये जो घटना घट गई, इसमें इसका कोई मतलब विंडिक्टिव कोई इसका अप्रोच नहीं है कि हाँ भाई ये जानबूझ के हमने किया है। ये अनजाने में, इससे एक सिंपल सा हम बता रहे हैं, मेरे साथ जो घटना घटी
5 के आस 3 या 4 रहा होगा। सुरेश पांडे साहब हमारे यहाँ के डायरेक्टर थे। तो एक मनीला रोप का सप्लाई हुआ था। तो मनीला रोप का सप्लाई रांची के एक वेंडर ने किया और स्टोर में हमारे रखा हुआ था। तो वो मनीला रोप जब कहीं सीलिंग में लगा तो वो टूट गया। तो जब पांडे साहब को पता लगा तो उन्होंने कहा कि वह स्टोर में जो मनीला रोप रखा हुआ है उसको चेक करवाइए। तो वो चेक जब हुआ मनीला रोप, तो वो जो स्ट्रेंथ जो होता है उस स्ट्रेंथ का वो नहीं पाया गया। तो उसका रिपोर्ट आया और स्टोर्स डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा परचेज को कि भाई ये मनीला रोप एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसको आप सप्लायर के साथ टेकअप कीजिए। और उस समय तो मैनुअल था 100%। आईओसी आया हुआ जो इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस का, वो चिट्ठी आया, हमने वो चिट्ठी असिस्टेंट को मार्क कर दिया और असिस्टेंट क्या किया कि वो चिट्ठी को लगा के फाइल में लगा के अपने पास रख लिया। उसमें इतना फाइल रहता था कि याद करना भी मुश्किल था। और उसके बाद क्या हुआ कि सरप्राइज चेक में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उसी फाइल को उठाया और उस फाइल में जो इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस आया हुआ था मेरे पास वो लगा हुआ था। तो परचेज से उसने फाइल कॉल किया विजिलेंस ने, वह परचेज ने क्या एक्शन लिया। तो जब वो फाइल लेके आया मेरे पास तो उस फाइल के ऊपर में ही लगा हुआ था करस्पॉन्डेंस और वो फाइल हमारे पास आया ही नहीं। तो उसके बाद जब फाइल आया फिर सप्लायर से हमने कांटेक्ट किया तो सप्लायर ने पैसा वगैरह जो था वो जमा कर दिया, बाद में चिट्ठी भी दिया। तो चूँकि हमने तुरंत हमको करस्पॉन्डेंस करना चाहिए था सप्लायर के साथ, वो हमसे मिस हो गया। तो बहुत बड़ा मिस्टेक मेरा था, लेकिन मैनेजमेंट ने ये समझते हुए कि जानबूझ के मिस्टेक नहीं किया हुआ है, मतलब हमको उस चार्जेस से बरी कर दिया गया। तो ये है जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हैं। आपके एक्शन से पता चलेगा कि भाई, और परिवार से जिस तरह का फैसिलिटेशन आपको मिलेगा, जो डिमांड होगा। बहुत जगह होता है कि लोग कम में भी काम चलाने का प्रयास करते हैं, बहुत लोग होता है कि रोते रहते हैं भाई कैसा नौकरी पकड़ लिया, यहाँ तो कुछ संभव नहीं है। वो प्रेमचंद का जो कहानी है वो आप जान ही रहे हैं। लेकिन परिवार का रोल तो है, परिवार में ही चरित्र का निर्माण होता है, परिवार से ही एक नागरिक उत्पन्न होता है। और बाकी सब जो, क्योंकि जब हम ज्वाइन करते हैं तब तक तो हमारा पूरा डेवलपमेंट हो गया रहता है 100%। उसके बाद कोई हमको चेंज नहीं कर सकता है। तो जो हम सीख के आते हैं वही हम करते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम फुल प्रूफ बनेगा तो जो इस तरह से भी लोग आएंगे उनको भी इस सिस्टम में के तहत ही काम करना पड़ेगा और वो काम ठीक करने लगेंगे, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद सर, आपने बहुत खूबसूरती से ये समझाया और हमारे श्रोता भी जो सुन रहे हैं ज़रूर इसको अपने से इसको लिंक करेंगे और उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, क्योंकि हमारा परिवार ही है जो हमारा भविष्य, हमारे इस देश का भविष्य का निर्माण करता है। इसी संबंध में सर अगला सवाल था जो आपने अपने पिछले सवाल में बता ही दिया है कि फैमिली का जो रोल है इन नर्चरिंग सोसाइटी फुल ऑफ पीपल हैविंग हाई इंटीग्रिटी, तो इस पर तो आपने प्रकाश डाल दिया सर। आगे बढ़ते हैं सर। कई बार ऐसा सुनने में भी आता है कि कुछ ऐसा डिसीजन लेना है काम में जो शायद हमारी अर्जेंसी को से प्रभावित रहता है। ऐसे में हम कई बार ये बोलते हैं कि विजिलेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सर थोड़ा सा ये हम समझना चाहेंगे, क्योंकि सर आपका इंडस्ट्री में इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आपने एमएम में इतने दिन अपना सहयोग दिया है सर, तो क्या सही में विजिलेंस एक इम्पेडिमेंट है या हमें अपने कार्यशैली में कुछ बदलाव करना चाहिए? रंजन जी, मैं
मेरा तो मैंने कहा है कि 35 साल मेरा हो गया और आज तक कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं बना जो हमको काम करने से रोकता है। हम हैं ही प्लांट हमारा स्मूथली फंक्शन करे, उसी के लिए हम हैं, हमारी नहीं तो हमारी ज़रूरत क्या है जी। और जो विजिलेंस के नाम पे इस तरह का वक्तव्य देते हैं वो बहुत ही नादान है। हमने सैकड़ों ऐसे डिसीजन लिए हैं, आपको आश्चर्य होगा कि हमने प्रोसीजर के तहत 2 घंटे में हमने बेरिंग का ऑर्डर दिया। 2 घंटे में एसआरएम सिस्टम में हमने जितने भी, आप तो जानते हैं कि बेरिंग में बेरिंग पॉलिसी के तहत वेंडर फिक्स हैं, हमने इंक्वायरी दिया, 1 घंटा के बाद का ड्यू डेट दिया। केवल अपने आप को थोड़ा फास्ट कर देना है प्रोसीजर के तहत और अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का लेना है कि भाई ये सिचुएशन है, बेरिंग हमारा नहीं है कास्टर का, कास्टर बंद हो जाएगा कल, हमको आज ही ऑर्डर प्लेस करना है और 3 दिन के अंदर हमको बेरिंग चाहिए। तो हमने इंक्वायरी कर दिया, 1 घंटा के बाद ड्यू डेट दे दिया। मान लीजिए 2 ही ऑफर आया, हमने फिर हाफ एन आवर बढ़ा दिया, 2.5 घंटा का कर दिया। 3 ऑफर आया या 4 आया या 2 ही रह गया, हमने NHA का अप्रूवल लिया, ऑफर ओपन किया, तुरंत टेक्नो कमर्शियल सूटेबल कराया, उसी दिन हमने प्राइस खोल दिया। 3 घंटा से 4 घंटा के अंदर में भी हमने ऑर्डर किया है। एकदम 100% प्रोसेस को हमने फॉलो किया। केवल उसमें इस तरह का जो डिसीजन लिया जाता है उसका बैकअप डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। आपके पास इमरजेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टॉक आउट का लेवल होना चाहिए कि हाँ भाई ये मटेरियल हमारे स्टॉक में नहीं है। अभी आपको एक हम अभी एग्जांपल दे रहे हैं, MRI मशीन जो हमारा IGH का है, इसका 10 जुलाई को इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और ये बहुत ही पुराना मशीन है, करीब 20 साल पुराना मशीन है, ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। नया मशीन खरीदने के लिए अभी प्रपोजल गया हुआ है, वो प्रोसेस में है, तो उसको आने में भी 1.5 साल लगेगा। और MRI मशीन यहाँ अगर बाहर हम जाके कराएंगे तो बहुत ही कॉस्टली है। तो इसी उधेर-बुन में है कि नया मशीन आने वाला है और जो इसका जो सीमेंस OEM है वो बोलता है कि भाई ये अब रिपेयरेबल नहीं है। तो जब मेरे पास ये आया कि भाई ये तो 10 जुलाई को ख़त्म हो गया, तो लोग उधेर-बुन में थे कि भाई हम क्या करें। मेरे पास केवल डायरेक्टर साहब का इन प्रिंसिपल अप्रूवल था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाइए। मैंने PR का इंतज़ार नहीं किया, कुछ महीने इंतज़ार नहीं किया, मैंने सीधे जूम पे कॉल कर लिया सीमेंस को और हमने अपना प्रपोजल दिया। उसमें क्या होता है कि हीलियम गैस उसमें भरा जाता है, तो 3 महीना उसका रिपेयर हुआ नहीं तो हीलियम का लेवल बहुत कम हो गया। तो वो बोला कि भाई हीलियम का तो 21 लाख रुपया कॉस्ट आता है, इतना कम हो गया, उसमें हीलियम का लेवल हमको सब भरना पड़ेगा। तो उसको हमने जो हम लोग का जो अपना स्टाइल होता है उस स्टाइल के तहत हमने उसको कन्विंस किया और वो मान गया इस चीज़ को और सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे वो 6 महीना के लिए उसने एक्सटेंड कर दिया। PR वगैरह बाद में आया, हमने DIC साहब से बात किया और उसको हमने लेटर दे दिया कि गो अहेड विथ मेंटेनेंस ऑफ दैट इक्विपमेंट और जो फॉर्मल ऑर्डर है वो आपको। तो इसमें अगर कल अगर फाइल हमारा विजिलेंस भी ले जाता है तो उसको क्या मिलेगा। तो हमारा जो प्रोसीजर है, हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो विजिलेंस का डायरेक्टिव है, वो कहीं भी हमको इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए नहीं रोकता बल्कि फैसिलिटेट करता है। वो तो PCP में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, बाद में उसको रेगुलाइज कर लीजिए आप, ये PCP में लिखा हुआ है। तो इसलिए एकदम, और सब लोग जितने भी हमारे सहयोगी हैं सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि पॉलिसी के नाम पर अपने आप को रोकिए मत, आप प्रोएक्टिव होकर काम कीजिए और अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, प्लांट के हित में है, तो कोई भी नियम कानून नहीं बना है जो आपको पनिशमेंट दिला सकता है। यही मेरा सबों से अनुरोध है। धन्यवाद सर। इसी में सर आपने सही नोट पे ये
एंड किया है सर। इसी में जो हमारा अगला सवाल है कि नॉर्मली विजिलेंस को लोग प्यूरिटिव एंगल से ज़्यादा देखते हैं कि विजिलेंस मतलब हमेशा कुछ ना कुछ प्यूनिटिव एक्शन लेगा या रिकमेंड करेगा, जबकि सर विजिलेंस का बहुत बड़ा फोकस है सर प्रिवेंटिव विजिलेंस पे और सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर। तो सर इस पे थोड़ा सर आपका ये सहयोग चाहेंगे और आपका मैसेज चाहेंगे कि कैसे लोग जो है हमारे प्रिवेंटिव विजिलेंस और सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव से ज़्यादा जुड़ें। रंजन जी बहुत अच्छा, आप जो जी इतने वर्षों के दौरान जब भी विजिलेंस का जो फाइल स्क्रूटनी हुआ है हमसे रिलेटेड, तो हमको उससे कुछ सीखने का मौका मिला है। जो विजिलेंस क्वेश्चन जो रेज करता है, हमने महसूस किया है कि भाई इसका जवाब हमारे प्रपोजल में क्यों नहीं था। तो आप इसको पॉजिटिव फ्रेमवर्क में लेना है। जो भी फाइल स्क्रूटनी होता है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको ऑफेंस के रूप में मत लीजिए। आप उससे सीखिए कि भाई ये चीज़ तो सचमुच में आप लिख सकते थे पहले ही, ये वो क्यों पूछ रहा है। अगर फाइल में आप लिखे रहते तो वो तो पूछता नहीं। अब आपने फाइल में नहीं लिखा इसीलिए वो पूछ रहा है। तो सबों से मेरा अनुरोध है कि जो भी फाइंडिंग्स विजिलेंस का आता है, अगर मैं जहाँ भी मैं रहा हूँ, जब भी फाइल हमारे यहाँ डिमांड होता है, एज ए डीलिंग अफसर भी मैं था, तो सबसे पहले फाइल मैं भेजता था। और जो हम लोग को जो भी क्वेश्चंस विजिलेंस के आते थे, उसका जवाब भी हम लोग बनाने में बहुत ही फख्र महसूस करते थे। और हमारे जो बॉसेज रहे हैं वो भी इसको लाइक करते थे। अभी जैसे कि एक आपको सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं कि ऑडिट का भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो बाद में बूमरैंग भी करता है कभी कभी। ऑडिट ने एक सवाल किया कि वह 4 साल के दरमियान इतने ऑर्डर प्लेस हुए, 5000, ये अब 1 साल का बोला 5500 पीओ प्लेस हुए, उसमें इतना वैल्यू का कितना 1300 करोड़ या कितना था, उसमें इतना का डिलीवरी नहीं हुआ आज तक। तो कुछ पीओ का रेफरेंस दिया हुआ था। उस समय मैं सीजीएम हो चुका था। वो क्वेश्चन देख के थोड़ा हमको लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने खुद अपने एक ऑफिसर को बैठाया और एक एक पीओ को चेक किया। तो उसमें 90% जो पीओ दिया हुआ था उसका 10% से कम डिलीवरी बचा हुआ था। और वो 10% डिलीवरी को भी वो जोड़ जाड़ के वो 100 करोड़ के आसपास वैल्यू उसका दिखा रहा था। तो देखने में कोई भी देखेगा तो लगेगा कि तो भाई तो बहुत बड़ा जुल्म है, ये लोग ऑर्डर प्लेस करता है, डिलीवरी नहीं हो रहा है, कोई एक्शन भी ये लोग नहीं ले रहा है। तो मैंने पूरा एकदम उसको अलग अलग कर दिया। ये पीओ है, इसमें 5% का डिलीवरी बचा हुआ है जो कि संभव नहीं है होना, इसमें 10% का बचा हुआ है, और बाकी जो 1-2 पीओ थे उसमें हमने ये एक्शन ले लिया। ये रिप्लाई बना के हमने भेज दिया। लेकिन इससे क्या हमको सीख मिली? हमको सीख मिली, हम अभी भी अपने लोगों को समझाते हैं कि आप किसी भी चीज़ को ओपन मत छोड़िए। अगर पीओ में आपको लगता है कि अब डिलीवरी संभव नहीं तो उसको क्लोज कर दीजिए जी। अभी जैसे जेम का एक डायरेक्टिव आया है, जेम का, कि आपके यहाँ पूरे सेल में करीब 10,000 पीओ अभी ओपन है, और जेम ने हमको ऑप्शन दिया है कि आप बैच प्रोसेस में सबको क्लोज कीजिए। अगर क्लोजेबल है तो क्लोज कर दीजिए। तो इसलिए जो भी, इससे हमको सीख मिली कि भाई ऑर्डर तो हमको क्लोज कर लेना चाहिए, या पीआर ही है। जैसे मान लीजिए आप अगर सिस्टम में चेक करेंगे, जब मैं यहाँ आया था तो 14 का पीआर पेंडिंग था, 15 का पीआर पेंडिंग था। हमने बोला ये मजाक बना के रखा हुआ है भाई, हमारा प्लानिंग कैसे काम करेगा। वो सारा पीओ हमने पीआर हमने क्लोज कराया। हमने सर्कुलर निकाला कि
3 साल पुराना जो भी पीओ है वो अगर डिलीवरेबल नहीं है तो आप उसको क्लोज कर दीजिए। क्योंकि 3 साल के दरमियान अगर कोई एक्शन आपने नहीं लिया है तो वो लीगली आप कोई एक्शन ले भी नहीं सकते हैं। 3 साल के अंदर में कोई पत्राचार होना चाहिए जी। अगर किसी पर आप आरपी लेना चाहते हैं, किसी सप्लायर के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो 3 साल के अंदर में अगर आपने कोई करस्पॉन्डेंस नहीं किया है तो आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये सब बताते हुए और हमने सर्कुलर निकाला कि आप सारे ऑर्डर को आप क्लोज कर दीजिए और इंडेंटिंग डिपार्टमेंट को बोल दीजिए कि भाई हमने ये पीओ क्लोज कर दिया है। अच्छा, बहुत सारे चीज़ में क्या देखिएगा कि जैसे हायर रेट पे पीओ प्लेस हुआ है, उसके बाद लोअर रेट पे पीओ आ गया, तब भी हायर रेट का पीओ बचा हुआ है। तो ये सब अवेयरनेस की कमी के चलते होता है। और ये अगर विजिलेंस का जो भी प्रिवेंटिव या फाइल स्क्रूटनी के रूप में जो भी क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसको हम बैकग्राउंड में रख के अगर अवेयरनेस हम लोग का डेवलप हो जाएगा तो ये सब जो समस्याएं हैं वो खुद ब खुद समाप्त होते चली जाएंगी। इसलिए बहुत ही उपयुक्त है विजिलेंस का। और हम सबसे अनुरोध करेंगे, जो भी हमारे सहयोगी हैं इस प्लांट में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, आप उसको एकदम पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रखिए जो भी सवाल है। और आप जब ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत लोग बड़ा एजिटेटेड हो जाते हैं, प्लांट का ज़रूरत था, हमने इमीडिएट माल मंगा लिया, फिर देखिए हमको ये सब क्वेश्चन झेलना पड़ रहा है। झेलना पड़ रहा है लेकिन उसको आप समझिए, आप कोई क्वेश्चन आपके अस्मिता पर या आपके इज्जत पर प्रहार नहीं है, वो आपके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है, आपके नॉलेज बेस को इनरिच करने के लिए है। तो इस तरह से आप उसको पॉजिटिव फ्रेमवर्क में लीजिए। और रंजन जी से हम अनुरोध करेंगे कि फाइल स्क्रूटनी जो होता है उसको और स्पीड थोड़ा बढ़वाइए सर। जनरली जैसे ऑडिट में जाता है, अभी 60 दिन से अधिक में जो पीओ प्लेस होता है वो सब स्क्रूटनी होता है, लेकिन कुछ कुछ हाई वैल्यू का केस है वो सब को भी स्क्रूटनी कराइए। क्योंकि बहुत कुछ हम परचेज डिपार्टमेंट में क्या है या कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट, जैसे घोड़ा को देखिएगा कि बांध देगा एकदम दोनों तरफ से, एकदम स्ट्रेट दौड़ते रहता है। तो हम लोग के पास पीआर आ जाता है तो हम लोग दौड़ने लगते हैं पीओ प्लेस करने के लिए, बाएं दाएं में जो कुछ कुछ हो सकता है कि छूट जाए। तो स्क्रूटनी होने से क्या होगा कि वो सब पता चलते रहेगा और प्रिवेंटिव विजिलेंस आपका काम करते रहेगा। आगे आने वाले फाइल में वो सब गलतियां आपको नहीं मिलेंगी। जी सर, तो ये तो हम आश्वस्त करते हैं सर आपको कि हमारा प्रिवेंटिव विजिलेंस ड्राइव जो है हमेशा रहेगा और सहयोग में रहेगा सर। सर आगे बढ़ते हैं। आपने सर पहले भी जो टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन इसकी महत्ता पर आपने बोला था, थोड़ा सर बताएं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, तो कैसे इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी ला सकते हैं। सेल जो है वो जितने भी पीएसयूज रहे हैं उसमें पीसीपी हमारा सबसे पहले लाया हुआ है सर। जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, और हमारे पीसीपी को देख के बाकी लोगों ने अपना प्रोसीजर बनाया। कुछ कुछ एस्पेक्ट है जहाँ के अभी भी हम लोग पिछड़े हुए हैं, और जैसे कि वेंडर बेस हमारा है, वेंडर बेस समय के साथ अपडेट नहीं हो पा रहा है। कभी कभी ये भी सवाल उठता है कि भाई जब हम जेम पे जा रहे हैं, ओपन टेंडर में जा रहे हैं, तो वेंडर को अपडेशन की क्या आवश्यकता है, रजिस्ट्रेशन की क्या आवश्यकता है। लेकिन अगर सही वेंडर का चुनाव हम करेंगे तो आगे का जितना भी हमारा डिलीवरी से लेके, क्वालिटी से लेके, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से लेके हर एक चीज़ एड्रेस हो जाएगा। और वेंडर अगर सही नहीं रखेंगे तो फिर सारा आगे का प्रोसेस प्रॉब्लम में रहेगा। जहाँ तक ये डिजिटलाइजेशन की बात है, तो जेम के आने के बाद हमारा 100% डिजिटलाइजेशन है, पेपरलेस वर्किंग भी है, हम लोग डिजिटल मोड में हैं। लेकिन जो डिजिटलाइजेशन का जो फर्दर जो स्कोप अभी आया है, एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो
सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट हमारे इंडस्ट्री के लिए तो अभी तक उतना जोरदार ढंग से नहीं आया, लेकिन जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है जैसे मेडिसिन का है या सॉफ्टवेयर का, इस सब में बहुत ही इससे आया। लेकिन अभी भी एआई से जो हमारा वेंडर बेस है, कोई आइटम अगर हम प्रोक्योर करना चाहते हैं तो हम एआई से अगर पूछेंगे कि भाई इस आइटम को कौन कौन बनाने वाला है, तो वो वर्ल्ड वाइड आपको लिस्टिंग दे देगा। और जैसे इस्टीमेट, सबसे बड़ा तो मेन क्या है कि हमारा इस्टीमेशन भी सही होना चाहिए। लोग बजटरी को बेस बनाते हैं कभी कभी, तो उसमें हायर इस्टीमेट भी बनता है। तो ये जो हमारा जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो अभी एक कमेटी बनी है जो ये सब एड्रेस करने वाली है, और आने वाले समय में इसका रोल हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, एमएम में, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही अधिक होने वाला है। और इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोगों के हाथ में जो डिसीजन मेकिंग है वो डिस्क्रिशन जो है वो कम होने लगेगा। तो आपका जो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है वो सब एड्रेस होते चला जाएगा। तो ये डिजिटलाइजेशन का जो अपग्रेडेशन मोड, जो अपग्रेड करने वाला जो है, ये कॉर्पोरेट लेवल पे अभी चल रहा है और होगा। और इससे आगे काम करने में, डिसीजन मेकिंग में, इससे कॉस्ट भी घटेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट घटते चला जाएगा। अभी तो आप जान ही रहे हैं कि जो 2007-8 में जो हम लोग लोहा का जो दाम था, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट, वो आज के दिन में, तो इसके लिए हमको कॉस्ट घटाना है। कॉस्ट घटाने के लिए एक जो हमारा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है, ये भी रॉ मटेरियल को अगर हम मिला लें तो करीब 15-16% कॉस्ट हो जाता है जी। तो कोयला को छोड़ के, कोल को छोड़ के, तो ये 15-16% में, अगर हम सिंपल सा बात कर रहे थे कि अगर पर टन जो हमारा स्टील बनता है 2700 रुपया हमारा स्टोर्स एंड स्पेयर्स का कॉस्ट, अगर 100 रुपया हम कम कर लेते हैं और 40 लाख टन अगर स्टील हम बनाते हैं तो 40 करोड़ का बचत होता है। जबकि स्कोप हमारे पास और भी कम करने का है। तो डिजिटलाइजेशन के आने से कॉस्ट भी हमारा घटेगा और काम में भी सहूलियत होगी, डिसीजन मेकिंग में भी सहूलियत होगी, बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, धन्यवाद। सर, एक और एस्पेक्ट है सर, विजिलेंस और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम तो अपने एम्प्लॉयज़ के संबंध में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो सर हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, जैसे वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इवन कस्टमर्स हैं हमारे, कैसे उनके साथ हम ये कलेक्टिव कमिटमेंट को अलाइन कर सकते हैं सर? उनको कैसे, जो हमारे मैनेजर्स हैं, हाउ शुड दे गो अबाउट कि ये लोग भी ऑन बोर्ड हो जाएं और हम लोग सब मिलके अलाइन रहें? और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनरली जो कंसेप्ट एमएम में, या लोग जो बाहरी लोग जो समझते हैं कि ये सप्लायर है, इससे हमको बात नहीं करना है, उसको लोग एकदम, आप प्लांट वगैरह में सप्लायर अगर विजिट करता है तो लोग उसको गेट के बाहर ही रोक देते हैं। उनके मन में डर लगा रहता है कि भाई अगर इससे हम बात कर लेंगे तो लोगों के मन में शक पैदा हो जाएगा, भाई मिल के क्या क्या बात कर रहा है ये। जबकि आज का जो युग है उसमें, जैसे आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विजिलेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा जो सप्लायर है वो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। वो हमारे चीज़ को नहीं समझेगा, हमारे प्रोसेस को नहीं समझेगा, वो हमसे बात नहीं करेगा, हमसे मिलेगा नहीं, तो फिर वो हमारे प्रॉब्लम को नहीं समझेगा, तो फिर वो डेवलप क्या करेगा। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ एक आदत, पहले तो बहुत अभी सुधार हुआ है, कोई कुछ पूछता है हमसे पत्र लिख के, सिंपल सा प्रश्न करता है कि भाई ये आइटम तो हम भी बनाते हैं, आपने हमको इंक्वायरी नहीं दिया। तो हमारा सबसे अनुरोध है कि कोई भी अगर इस तरह का पत्र आपके पास आता है, देखिए कंसेप्ट कैसे चेंज करता है। अगर आप तुरंत पत्र का उत्तर देते हैं, उनको कारण बताते हैं
या आप अगर मान लीजिए गलती से आपने उनको नहीं कंसिडर किया, आप बोल देते हैं कि भाई नेक्स्ट साइकिल से हम आपको कंसिडर करेंगे, तो उस सप्लायर के मन में आपके प्रति, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाए सर। वो समझने लगेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ जुड़े रहने से मेरा भी भलाई। पब्लिक सेक्टर ही ऑर्गेनाइजेशन है जो 100% कमिटेड है अपने पार्टनर के लिए, जो सप्लायर हमारा है उसका पेमेंट टाइमली हो, कहीं का कोई इंटरफेरेंस पेमेंट में नहीं होता। हमने फिक्स कर दिया, जेम ने फिक्स कर दिया कि 10 दिन के अंदर में पेमेंट होना है, 10 दिन के अंदर में उनका पेमेंट हो जाता है। अगर हमारा पेमेंट टर्म है 30 डेज के अंदर में होना है तो 30 डेज के अंदर में हो जाता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं है। टाटा स्टील में भी 90 डेज 120 डेज का पेमेंट टर्म है, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन और हम उनको अपने समझते हैं कि भाई वो भी हमारा एक पार्टनर है, तो उसका जितना भी लायबिलिटी हमारे ऊपर है उसको भी हम लोग टाइमली एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। तो अभी जैसे कि अभी तो ये स्टॉक एक्सचेंज ने भी, सेबी ने भी कर दिया कि भाई जो भी आपका पार्टनर है उसका कॉन्फ्रेंस आप कराइए हर एक साल में एक बार, उनसे बात कीजिए क्या समस्या है, कहाँ कहाँ समस्या आ रही है, या उनसे पूछिए कि आपके यहाँ क्या आपका क्या टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो मैन पावर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें लेबर लॉज का क्या रोल है, एनवायरनमेंट जैसे कार्बन फुटप्रिंट का क्या योगदान है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये अब 2 वे प्रोसेस हो गया जी। वो हमको सप्लाई करेंगे, हम भी उनसे पूछेंगे, वो भी हमसे पूछेंगे, और इसी के तहत एक हम लोग नवंबर महीने में हम लोग पूरे सेल का आरएसपी ही एक वेंडर कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। उम्मीद है कि 26 नवंबर को हम लोग करेंगे, और उसी में ये जो पार्टनरशिप की बात आ रही है वो डिटेल वहाँ पे डिस्कस होगा, और इस तरह से फिर वो आगे बढ़ते चला जाएगा। धन्यवाद सर, एक अच्छा इंसाइट दिया सर आपने। सर एज वी कंक्लूड, हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं इस सेशन के। सर हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वीक जिसमें कि जो थीम है हमने जिस पर चर्चा की अभी, विजिलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर विजिलेंस एक सर 24/7 एक्टिविटी है, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है सर। तो इस सब को मद्देनज़र में सर आप एक चाहेंगे कि अपने दर्शकों को एक मैसेज दें, एक मार्गदर्शन दें सर। रंजन जी, पूरे पॉडकास्ट के दौरान तो हर एक एस्पेक्ट डिस्कस हो ही गया। मैं पुनः वही रिपीट करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि विजिलेंस को आप फैसिलिटेटर के रूप में लेके चलिए, इसको हिंड्रेंस के रूप में मत लीजिए। और जो भी विजिलेंस आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो जो भी प्रश्न उठता है वो आपको लगेगा कि भाई ये सही प्रश्न है, और उसका अगर आप शांति से अध्ययन करेंगे और समझेंगे तो लगेगा कि ये सही है, और जब आपको लगेगा कि ये सही है तो फिर आप आगे सुधार कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे अनुरोध है कि आप सतर्क रहिए, और जो भी प्रोसेस है, प्रोसीज्योर है, उसको फॉलो करके काम कीजिए। और अगर खुदा न खास्ते कहीं अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है और आप महसूस कर रहे हैं तो उसको छुपाइए मत, उसको तुरंत अपने बॉसेस को बताइए और उसका निदान ढूंढिए। और विजिलेंस से जो भी क्वेरी आता है उसका टाइमली उसका रिप्लाई दीजिए, और उस रिप्लाई ही मत दीजिए, उसको अपने यहाँ, उसको एक अपने यहाँ सेशन करके, हम लोग तो अपने यहाँ करते हैं परचेज में जो भी इस तरह का आता है हम लोग उसको सबको बैठा के डिस्कस करते हैं। क्योंकि एक किसी इंडिविजुअल, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन को हमको सुधारना है, आगे लेके चलना है, तो सबों की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उन्नति कर पाएगा। और अभी जो एक देश का गौरव बना हुआ है सेल, इसी तरह से गौरव बन के खड़ा रहेगा। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और यही हमारी इच्छा भी है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर हम बहुत धन्यवाद देते हैं सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से सर हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया सर। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेटल्स मैनेजमेंट रौरकेला स्टील प्लांट के माननीय श्री अनिल कुमार सर।
मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में सेल और आगे ही जाएगा और हम जो काम कर रहे हैं उसमें और हम अपनी एफिशिएंसी लाएंगे उनके मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए। कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड, जैसा हमने इस चर्चा की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड बट द पावर टू मेक अ डिफरेंस बिगिंस विद सेल्फ, ईच वन ऑफ अस। सो लेट्स फोर्ज अ लेगेसी ऑफ इंटीग्रिटी। थैंक यू सर।